एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, हम उसी सोच के स्तर पर समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते जिस पर हमने उन्हें बनाया है। और ये बात मुझे लगता है आज के हमारे विषय पर बिल्कुल सटीव बैठती है। आज हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की, एक बेहद पेचीदा उलझा हुआ भू राजनीतिक परिदृश्य, और उसमें भारत की क्या भूमिका हो सकती है या है। ये एक ऐसा इलाका है जो अपनी भौगोलिक और आप कह सकते हैं जातीय जटिलताओं के लिए जाना जाता है। हमने द प्रिंट में छपे एक विश्लेषण को अपना आधार बनाया है जो इस मुद्दे की कई परतें खोलता है, और ये चर्चा उन सभी के लिए अहम है जो समसामयिक मामलों पर नजर रखते हैं, खासकर वो लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये विषय अक्सर मेंस और प्रीलिम्स दोनों में कहीं ना कहीं सामने आ ही जाता है। तो आज हम क्या क्या देखेंगे? हम बलूचिस्तान की भौगोलिक पहेली को समझने की कोशिश करेंगे, वहाँ कौन कौन से गुट सक्रिय हैं, उनकी क्या सोच है, क्या रणनीति है। फिर देखेंगे कि बड़ी वैश्विक ताकतों के क्या हित हैं, भारत का सामरिक और रणनीतिक नजरिया क्या है, कनेक्टिविटी की चुनौतियां क्या हैं, और हाँ, ये जो प्रॉक्सी युद्ध का खतरा है उस पर भी बात करेंगे। और अंत में जाहिर है आगे की राह क्या हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रोत, एक बात तो साफ करते हैं कि कोई भी अकेली बाहरी शक्ति, चाहे वो अमेरिका हो, चीन, रूस, ईरान या फिर भारत ही क्यों ना हो, बलूचिस्तान की जमीनी हकीकत को मतलब अपनी मर्जी से पूरी तरह बदल नहीं सकती। सीमाएं अक्सर हम सोचते हैं कि वो बस लकीरें हैं, लेकिन यहाँ सीमाएं बंटवारे का, विभाजन का कारण ज्यादा बनती हैं। ये पूरा क्षेत्र एक तरह से एक बहुत जटिल भौगोलिक और इंसानी पहेली बना हुआ है। और जब हम जमीनी हकीकत कहते हैं तो बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के जो इंटरव्यू सामने आते हैं उनसे एक कड़वी सच्चाई पता चलती है कि वहां बहुत से लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उन्हें नागरिक समझा ही नहीं जाता, उनके जीवन का जैसे कोई मोल ही ना हो। ये सिर्फ एक मानवीय त्रासदी का मामला नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक स्थिति है जिसके भू राजनीतिक मायने बहुत गहरे हैं। बिल्कुल। और यहीं पर सीमांत भू राजनीति, या जिसे अंग्रेजी में लिमिनल जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, वो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, भारत, चीन, पाकिस्तान, ईरान जैसे बड़े देशों के लिए उनकी सीमाएं सिर्फ नक्शे पर बनी लाइनें नहीं हैं। वो असल में ऐसे बड़े फैले हुए संक्रमण क्षेत्रों यानी फ्रंटियर्स तक जाती हैं जहां राष्ट्र राज्य की जो एक साफ सुथरी व्यवस्था होती है वो लागू नहीं होती है। ये बहुत गतिशील बड़े इलाके हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है और जो सामाजिक नियम कायदे हैं वो लगातार बदलते रहते हैं। यहाँ असल मुद्दा कानून का शासन स्थापित करना नहीं है, बल्कि उसकी गैर मौजूदगी है। और ये जो एक सभ्यतागत चुनौती है, ये बलूचिस्तान की पहचान बन गई है, ठीक वैसे ही जैसे कुर्दिस्तान की है या फिर दशकों से हम अफगानिस्तान में देखते आ रहे हैं। सुरक्षा विश्लेषकों के लिए तो कहा ही जाता है कि इलाके को समझना आधी लड़ाई जीत लेने जैसा है। आखिरकार भू राजनीति है क्या? भूगोल की ही तो राजनीति है। अब भारत इस सीमांत स्थिति से कैसे निपटता है, इसके बहुत दूरगामी रणनीतिक परिणाम होंगे। अच्छा, तो अगर हम संघर्ष के अलग अलग पहलुओं और वहाँ जो सक्रिय गुट हैं उन पर नजर डालें तो विश्लेषण ये बताता है कि बलूच उग्रवाद को मोटे तौर पर दो मुख्य वैचारिक धाराओं में बांट सकते हैं। पहली यह है बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA। ये एक धर्मनिरपेक्ष मतलब सेक्युलर जातीय राष्ट्रवादी विद्रोही समूह है और ये पाकिस्तान और चीन दोनों का ही विरोध करता है। इसकी तुलना कुछ हद तक सीरिया में जो YPG हैं, कुर्दिश पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स, उनसे की जा सकती है क्योंकि वो भी सेक्युलर और राष्ट्रवादी हैं। और दूसरी तरफ है जैश अल अदल, जिसका मतलब है न्याय की सेना। ये एक सुन्नी जिहादी समूह है और ये मुख्य रूप से ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में सक्रिय है। और पहले एक और गुट था जुंदला, उसी का एक रूप है। इसकी जो विचारधारा है या रणनीति है वो सीरिया के अल नुसरा फ्रंट जैसे जिहादी गुटों से मिलती जुलती है जो कभी अल-कायदा से जुड़ा था। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों समूहों की विचारधाराएं बिल्कुल अलग हैं। मतलब BLA और जैश अल अदल, एक सेक्युलर राष्ट्रवादी और दूसरा जिहादी, लेकिन इसके बावजूद जमीन पर आप देखेंगे तो दोनों ही अक्सर एक जैसे सामरिक अभियानों में शामिल पाए जाते हैं। पूरे बलूचिस्तान में, चाहे वो पाकिस्तान का हिस्सा हो या ईरान का, ये जो अनियमित बल हैं, ये इलाके पर, आबादी पर, तस्करी के जो रास्ते उन पर और उनसे जो पैसा आता है उस पर नियंत्रण के लिए लगातार लड़ते रहते हैं। किससे? पाकिस्तानी और ईरानी सुरक्षा बलों से। और ये नियंत्रण कभी स्थायी नहीं रहता, मतलब हमेशा बदलता रहता है, किसी के हाथ में टिकता नहीं है। बिल्कुल। अमेरिका ने, जैसा आपने कहा, BLA को एक विदेशी आतंकवादी संगठन FTO घोषित किया। अब
पहली नज़र में तो ये लगता है कि ये उनके हमलों के पैटर्न की वजह से हुआ, लेकिन यहाँ एक विरोधाभास सा दिखता है। अमेरिका जिहादी गुटों के बजाय एक सेक्युलर विद्रोही गुट पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, जबकि सीमा के दोनों तरफ सामरिक गतिविधियां देखें तो काफी मिलती जुलती हैं। ये स्थिति आप कह सकती हैं पहचानों, खिंचावों और दबावों से और भी उलझ जाती है। हाँ, ये दिलचस्प विरोधाभास है और विश्लेषण ये भी इशारा करते हैं कि ये जो बलूच समूह हैं, ये आपस में सिर्फ विचारधारा से नहीं जुड़े। इनके बीच आदिवासी संबंध हैं, नातेदारी है, धार्मिक पहचान है और सेमी मिलिट्री नेटवर्क्स हैं, इनके जरिए भी जुड़े हुए हैं। इससे होता ये है कि शक्ति का एक गतिशील संतुलन तो बन जाता है। मतलब कोई एक गुट पूरी तरह हावी नहीं हो पाता, लेकिन एक मजबूत केंद्रीकृत राज्य जैसी कोई चीज बनने की संभावना भी कम हो जाती है। बिल्कुल। और असल में महत्वपूर्ण ये है कि ये समूह खुद को देखते कैसे हैं, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो कहाँ है, मतलब स्थानीय संदर्भ क्या है। मिसाल के तौर पर ईरान में यही समूह शिया हुकूमत के खिलाफ सुन्नी विरोध का झंडा उठाते हैं, और कभी कभी खबरें आती हैं कि उन्हें सीमा पार से यानी पाकिस्तान से समर्थन मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में यही जातीय राष्ट्रवादी समूह एक इस्लामी राज्य के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और कभी कभार उन्हें ईरान से समर्थन मिलने की बात सामने आती है। तो ये रिश्तों और दुश्मनी का एक बहुत ही जटिल जाल है। इन अलग अलग गुटों और उनकी जटिल निष्ठाओं के बीच, जैसा आपने कहा, बाहरी शक्तियों का दखल इसे और पेचीदा बना देता है। अमेरिका का जिक्र तो हुआ, लेकिन भारत इस समीकरण में कहाँ है? क्योंकि अमेरिका के उलट भारत तो इस क्षेत्र से भौगोलिक और रणनीतिक दोनों तरह से सीधे जुड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल। भारत के नजरिए को समझने के लिए हमें इसे दो स्तरों पर देखना होगा। एक है सामरिक यानी टैक्टिकल, और दूसरा है रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक। सामरिक स्तर पर अगर देखें तो ऐसी अटकलें लगाई जाती हैं या ऐसा कहा जाता है कि बलूच गुटों को जो कथित भारतीय समर्थन मिलता है, उसका एक मकसद पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को उलझाए रखना हो सकता है। मतलब अगर पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में फंसी रहती है तो भारतीय सीमा पर उसकी जो हमला करने की क्षमता है वो कुछ हद तक कम हो सकती है। इसे कभी कभी आक्रामक रक्षा या ऑफेंसिव डिफेंस की रणनीति कहते हैं, यानी दुश्मन को उसके घर में ही उलझा दो ताकि अपनी सीमा सुरक्षित रहे। और वहीं रणनीतिक स्तर पर देखें तो बलूचिस्तान का महत्व और भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये अफगानिस्तान और ईरान में जो चाबहार बंदरगाह भारत विकसित कर रहा है, उसके बीच एक बहुत अहम जमीनी गलियारा है। इसलिए ये भारत की उस बड़ी महत्वाकांक्षा के लिए बहुत जरूरी है जिसके तहत वो मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता बनाना चाहता है। एक ऐसा रास्ता जो पाकिस्तान से होकर न गुजरे और चीन का जो महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI है, उसका मुकाबला कर सके। और दिलचस्प बात यह है कि ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC का एक तरह से आईना है। CPEC भी तो बलूचिस्तान से होकर गुजरता है, और वो बलूचिस्तान को चीन के शिनजियांग प्रांत और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के बीच एक कड़ी के रूप में देखता है। लेकिन यहीं पर मतलब बात और उलझ जाती है। बलूचिस्तान को एक पारगमन क्षेत्र, एक ट्रांजिट कॉरिडोर के रूप में इस्तेमाल करने की अपनी सीमाएं हैं। स्रोत बताते हैं कि इसके मुख्यतः दो ही रास्ते नजर आते हैं। पहला है उपनिवेशीकरण यानी कॉलोनाइजेशन, यानी बाहरी ताकतें आएं और ऊपर से विकास थोप दें, जैसा शायद चीन CPEC के जरिए करने की कोशिश कर रहा है। या फिर दूसरा रास्ता है एकीकरण, इंटीग्रेशन, यानी स्थानीय लोगों को ताकत दी जाए, उन्हें सशक्त बनाया जाए और फिर विकास हो। कहने की जरूरत नहीं कि दोनों ही रास्ते आसान नहीं हैं, कांटों भरे हैं। बाहरी ताकतों के नेतृत्व में जो ये उपनिवेशीकरण की कोशिश होती है, उसका बलूचिस्तान में जबरदस्त विरोध है। हम देखते हैं कि बलूच लड़ाके नियमित रूप से CPEC जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं को निशाना बनाते रहते हैं, और ब्रिटिश, तुर्की, ईरानी विशेषज्ञों के साथ जो चर्चाएं हुई, उनमें भी ये चिंता बार बार सामने आई कि ये जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, ये निवेश और बेहतर जीवन का वादा तो करती हैं, लेकिन इनमें काम करने वाले ज्यादातर लोग बाहर से लाए जाते हैं। स्थानीय बलोच आबादी को इनका फायदा न के बराबर मिलता है, और उन्हें ये लगता है कि ये एक नए तरह का उपनिवेशवाद है, मतलब नियो कॉलोनियलिज्म है। हाँ, ये डर बहुत वास्तविक है उनके लिए। हाँ। और एक और बड़ा मुद्दा है जो बलूचिस्तान की कनेक्टिविटी क्षमता को मुश्किल बनाता है, वो है सीमा पार तस्करी की जो एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने का कोई भी प्रयास इस तस्करी अर्थव्यवस्था के लिए सीधा खतरा है। और इस अर्थव्यवस्था पर लाखों लोगों की रोजी रोटी टिकी हुई है। इसमें क्या क्या शामिल है? अफगान अफीम है, नशीली दवाएं हैं जैसे एम्फेटामिन,
ईरान से सस्ता डीजल आता है, रूस से हथियार आते हैं और यहाँ तक कि मानव तस्करी भी होती है। और चिंता की बात यह है कि कई बार जो नियमित राज्य सेनाएं हैं वो भी इस तस्करी और दूसरे अनौपचारिक नेटवर्कों में उलझी हुई पाई जाती हैं। यही नेटवर्क तो इस सीमांत राजनीति और अर्थव्यवस्था को चलाए रखते हैं। अच्छा, ये तो चौंकाने वाली बात है कि नियमित सेनाएं भी इसमें शामिल हो सकती हैं। क्या स्रोत इस पर और कुछ बताते हैं कि ये गठजोड़ कैसे काम करता है या ये कितना फैला हुआ है? पर सेनाओं की मिली भगत की पूरी कार्यप्रणाली पर बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बताते, लेकिन वो इस तरफ इशारा जरूर करते हैं कि सीमांत क्षेत्रों में अक्सर राज्य के जो औपचारिक ढांचे हैं और जो अनौपचारिक नेटवर्क्स हैं, उनके बीच की रेखा बहुत धुंधली हो जाती है। कई बार नियंत्रण बनाए रखने के लिए या स्थानीय ताकतों से निपटने के लिए सुरक्षा बल इन अनौपचारिक नेटवर्क्स को या तो नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर उनसे किसी न किसी स्तर पर तालमेल बिठा लेते हैं। ये एक बहुत जटिल और कह सकते हैं अपारदर्शी व्यवस्था है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो पाकिस्तान में सिर्फ सेक्युलर विद्रोहियों जैसे BLA का सामना करना, जबकि ईरान से चलने वाले जिहादी समूहों जैसे जैश अल अदल को नज़रअंदाज करना या फिर इसका ठीक उल्टा करना, ये जो है ये व्यापक रणनीतिक संतुलन को बदलने में शायद बहुत कम कारगर साबित होगा। इतिहास हमें यही सिखाता है। मिसाल के तौर पर 2012 की एक ब्रिटिश जांच में ये बात सामने आई थी कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए आतंकी समूह जुंदुल्लाह से गुप्त रूप से संपर्क साधा था और इसके लिए उन्होंने खुद को अमेरिकी CIA एजेंट बताया था। इसी तरह ईरान की अपनी फॉरवर्ड डिफेंस रणनीति है जिसमें वो हिजबुल्लाह जो लेबनान में है और हमास जो फिलिस्तीन में है जैसे प्रॉक्सी समूहों के जरिए अपनी ताकत दिखाता है और क्षेत्रीय संतुलन को अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे देश अपने हितों के लिए अनियमित एक्टर्स या नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान में भारत का जो रुख है उसे भी इसी प्रॉक्सी राजनीति का हिस्सा माना जा सकता है? सामरिक रूप से देखें तो सीमा पार संघर्ष में दखल देने की ये रणनीति अमेरिका या इजराइल की रणनीतियों से बहुत अलग तो नहीं लगती। ये वही पुरानी कहावत लगती है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये तर्क शायद कुछ वक्त के लिए फायदा पहुंचा दे, लेकिन सवाल तो यही है कि क्या ऐसी सामरिक जीतें बिना किसी साफ और लंबे समय की रणनीतिक सोच के टिकाऊ हो सकती हैं? बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। और हम देख रहे हैं कि सीरिया और इराक में जो प्रॉक्सी युद्ध की गतिशीलता हमने देखी थी, वैसी ही अब पाकिस्तान और ईरान के बीच भी उभर रही है। दिसंबर 2023 में जैश अल अदल ने ईरान में 11 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। ये हमला कथित तौर पर पाकिस्तानी ज़मीन से किया गया था। इसके जवाब में ईरान ने पाकिस्तान के पंजगुर इलाके में हवाई हमले किए और फिर पाकिस्तान ने ईरान के अंदर जवाबी कार्रवाई की जिसे ऑपरेशन मागबार सरमाचार नाम दिया। ये सीधे तौर पर प्रॉक्सी युद्ध का एक बहुत ही खतरनाक रूप है जो सामने आ रहा है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी कि राज्य मतलब स्टेट्स केवल सीमांत राजनीति के खिलाड़ी नहीं होते, वो अक्सर उन अनियमित एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स के बंधक बन जाते हैं जो ज़मीन पर अपनी मर्जी से रणनीतिक हालात पैदा कर देते हैं। और मुख्य निष्कर्ष ये है, सीमांतता संक्रामक होती है, मतलब लिमिनैलिटी इज कंटेजियस। एक अस्थिर क्षेत्र की समस्याएं और उसकी जो गतिशीलता है वो पड़ोसी क्षेत्रों में भी फैल सकती है। ऐसे ने भारत खुद को ऐसी ज़मीनी हकीकतों पर सिर्फ प्रतिक्रिया करते हुए पा सकता है जिन्हें वो ना तो बना सकता है और ना ही नियंत्रित कर सकता है। और ये उतना ही खतरनाक खेल साबित हो सकता है जितना कभी सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान में मुजाहिदीन का समर्थन करना था। तो आखिर में इसका मतलब क्या निकलता है? स्रोत ये इशारा करते हैं कि भारत के पास शायद बलूचिस्तान में चीन का जो बढ़ता प्रभाव है उसका मुकाबला करने के लिए जरूरी वित्तीय और सैन्य ताकत की कमी है। भारत ने इस मुद्दे पर जानबूझकर एक अस्पष्ट सी नीति अपना रखी है। कूटनीतिक रूप से ये भले ही कुछ समय के लिए ठीक लगी हो, लेकिन अब ये तेजी से अप्रभावी होती जा रही है ऐसा लगता है। CPEC के मुकाबले चाबहार बंदरगाह का जो नैरेटिव था वो कमजोर पड़ रहा है। चाबहार से होने वाले व्यापार के नतीजे भी बहुत सीमित रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि भारत बलूचिस्तान के उपनिवेशीकरण की दौड़ में चीन से मुकाबला नहीं कर सकता। और जैसा हमने देखा, स्थानीय गुटों के संघर्ष में सामरिक रूप से शामिल होने से शायद कुछ छोटे मोटे अल्पकालिक लाभ मिल जाएं, लेकिन इसमें कोई गहरी रणनीतिक सोच नजर नहीं आती।
हाँ, और बलूचिस्तान के लिए अगर कोई स्थायी टिकाऊ दृष्टिकोण बनाना है तो उसे उन मानवीय वास्तविकताओं को संबोधित करना ही होगा जो इस अनौपचारिक शासन और अस्थिरता को जन्म देती हैं। ध्यान सिर्फ सैन्य समाधानों पर नहीं बल्कि राजनीतिक पहलों पर होना चाहिए। ये सच है कि अनियमित शासन व्यवस्था राष्ट्र राज्य की अवधारणा को चुनौती देती रहेगी, लेकिन किसी भी तरह का जो समर्थन दिया जाता है उसकी प्रकृति सिर्फ छोटे सामरिक लाभों से आगे जानी चाहिए। भारत में जो बलूच प्रवासी समुदाय मौजूद है उसे सिर्फ एक लीवर या दबाव बनाने के साधन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे बलूच लोगों के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक अवसर के तौर पर भी देखना चाहिए। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि भारत के जो आर्थिक और सैन्य संसाधन हैं, उनका इस्तेमाल ज्यादातर प्रतिक्रियात्मक है। मतलब कोई घटना होती है तो भारत प्रतिक्रिया देता है। ये किसी सुसंगत लंबी अवधि के क्षेत्रीय दृष्टिकोण का हिस्सा नहीं लगता। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत बलूचिस्तान सहित इस पूरे क्षेत्र के भविष्य को कैसे देखता है, इस पर एक स्पष्ट नैरेटिव, एक कहानी की जरूरत है। इसके बिना भारत ना तो कोई लंबी अवधि की गति बना सकता है और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना तो और भी मुश्किल हो जाएगा। निश्चित रूप से एक अस्थिर पड़ोस में अपनी राजनीतिक दृष्टि को खुलकर सामने रखने में जोखिम तो होते हैं, लेकिन रणनीतिक जड़ता यानी कुछ न करने या अस्पष्ट बने रहने के जो खतरे हैं वो शायद उससे भी बड़े हो सकते हैं। तो संक्षेप में कहें, बलूचिस्तान एक बेहद जटिल, बहुस्तरीय मुद्दा है। यहाँ स्थानीय संघर्ष हैं, बाहरी ताकतों के रणनीतिक हित हैं, आर्थिक मजबूरियां हैं, मानवीय संकट है, सब कुछ आपस में बुरी तरह उलझा हुआ है। द प्रिंट के विश्लेषण समेत हमारे स्रोत यही दिखाते हैं कि भारत के लिए विकल्प सीमित हैं और हर रास्ते में जोखिम मौजूद हैं। स्रोत में सीधे तौर पर इस पर बात नहीं की गई, लेकिन ये एक अहम सवाल है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं कि कैसे किसी क्षेत्र की अपनी अंदरूनी अस्थिरता और बाहरी शक्तियों की जो रणनीतिक होड़ होती है वो मिलकर एक ऐसा दुष्चक्र बना देती है जिससे उस क्षेत्र में रहने वाली आम आबादी के लिए शांति और स्थायी समाधान खोजना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल। और अगर आपके मन में इस विषय को लेकर कोई प्रश्न है या आप और जानकारी चाहते हैं, जैसा हमने कहा, यह विषय यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, तो नीचे टिप्पणी जरूर करें। समसामयिक मामलों पर ऐसी ही गहरी चर्चाओं और विश्लेषण के लिए जो आपको दुनिया भर में हो रही घटनाओं की एक गहरी समझ दें, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।